जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। सृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमपीपीएससी जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें हम पेपर 2 का पार्ट बी के जो यूनिट 4 है सोशलॉजी, उसको हम सिलेबस के टॉपिक वाइज लेके चल रहे हैं। हमारे प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि सिलेबस का जो पहला टॉपिक है सामाजिक समरसता के घटक, उसको हमने समझने का प्रयास किया। आज का हमारा टॉपिक वाइज जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। यदि सिलेबस आपने कल गौर से देखा है या जो आपके पास है तो हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। पहला टॉपिक हमारा सामाजिक समरसता के घटक था, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं हम सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा को। पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 समाजशास्त्र। ठीक, ये वाला सेशन हम ये वाला टॉपिक, ये वाली यूनिट हम इस सेशन में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है यूनिट 4 से, वो होने वाला है सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा को हम किन किन की पॉइंट से समझेंगे, किन किन बिंदुओं के आधार पे इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, वो देख लीजिए एक बार। सभ्यता का अर्थ और परिभाषा, सभ्यता की विशेषताएं, फिर अगेन संस्कृति का अर्थ और परिभाषा, फिर संस्कृति की विशेषताएं। क्योंकि टॉपिक जो है वो सिंपल ये कह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति की अवधारणाएं, मतलब सभ्यता और संस्कृति के बारे में जितना आप जानते हैं उतना आप पढ़ सकें। ठीक, तो सबसे पहले हमने सभ्यता का अर्थ लिया और उसकी परिभाषा ली, फिर सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं उसको पॉइंट्स बनाया। अगेन फिर हमने क्या देखा कि संस्कृति का अर्थ और संस्कृति की परिभाषाएं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं वो पॉइंट्स बनाया। फिर संस्कृति के प्रकार, जैसा कि आपने पढ़ा है भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, उनको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट, सभ्यता और संस्कृति में अंतर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब पॉइंट कहना है या सब टॉपिक कहना है। इससे पूरी संभावना कि इस बार क्वेश्चन 5 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक, तो सभ्यता और संस्कृति में अंतर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर कुछ अवधारणाएं हैं, जैसे सभ्यता का टकराव, ये पूछ चुका है एमपीपीएससी अपनी मुख्य परीक्षा में, सभ्यता का टकराव 3 मार्कर में। फिर संस्कृतिकरण क्या है, विसंस्कृतिकरण क्या है, और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से संभावित प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या संभावित प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले टॉपिक वाइज ही, की पॉइंट्स वाइज ही स्टार्ट करेंगे कि सभ्यता का अर्थ और परिभाषा क्या है। ठीक, तो सबसे पहले देखें कि सभ्यता के अर्थ और परिभाषा को जब भी आपको समझाना है, जब भी आपको लिखना है, तो आपको कम से कम 4 चीजें उसमें याद रखना है जो मैंने ये मेंशंस की हैं कि अर्थ क्या हो सकता है सभ्यता का। तो सभ्यता का एक अर्थ हो सकता है कि मानवीय जीवन या मानव जीवन की आवश्यकता पूर्ति के भौतिक साधन क्या कहलाएंगे सभ्यता। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, वो अपने लिए घर बना रहा है, लग्जरियस लाइफ के लिए एसी लगा रहा है, बढ़िया सा बेड रख रहा है, एक अच्छी सी कार रख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो वो क्या हो गई, उसकी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कैसे साधन, ध्यान दीजिए, भौतिक साधन। तो इस रूप में भी हम एक सभ्यता का अर्थ लगाते हैं। दूसरा सभ्यता का अर्थ क्या हो जाएगा, मानव जीवन के भौतिक पक्ष से संबंधित, हम बाहरी आवरण में कैसे दिख रहे हैं, ये हमारी सभ्यता है। हमने क्या घड़ी पहनी है, हमने क्या शर्ट पहनी है, हमने क्या कैप लगाया है, हमने कौन से शूज पहने हैं, ये सब क्या निर्धारण कर रहा है, ये सब सभ्यता का पार्ट है। ठीक, क्योंकि सभ्यता जो है वो मानव के आंतरिक पक्ष में झांक के नहीं देख सकती। जो सभ्यता है वो क्या होगी, भौतिक पक्ष से संबंधित। तो एक, जब भी आप अर्थ समझने का प्रयास करें, एक पॉइंट्स क्या हो गया कि मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भौतिक साधन ही क्या है, सभ्यता है। दूसरा पॉइंट्स क्या हो गया, मानव जीवन के भौतिक पक्ष से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी, सभ्यता। तीसरा देखिएगा, मानव जीवन के भौतिक पक्ष को दर्शाना, सभ्यता ही वह है जो मानव जीवन के भौतिक पक्ष को दर्शाती है कि वो, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक, उसका रहन सहन क्या है, वो अमीर है कि वो गरीब है, ये सारी तमाम चीजें भौतिक पक्ष को दर्शाती है, वो सभ्यता है। और फिर नेक्स्ट है मानव समाज का दर्पण। आप किसी भी समाज में यदि झांक के देखेंगे तो उनके आंतरिक मन में तो नहीं झांकेंगे वहां रहने वाले व्यक्तियों के, उनको यही देखेंगे कि वो किस हिसाब से खान पान है उनका, किस हिसाब से उनकी जीवन शैली है, वेशभूषा क्या है, उनकी लग्जीरियस लाइफ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सब हम क्या देख पा रहे हैं, सभ्यता के कारण। और सभ्यता मानव समाज का क्या है, दर्पण, जो हमें ये बताती है कि ये समाज कैसा है, ये समाज कैसा है। और हम ये कैसे जान पाएंगे, आज हम किसी व्यक्ति को जब पहली बार देखते हैं तो उसके बाहरी आवरण से ही हम देख पाते हैं ना कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो कौन सी क्लास
मेंटेन कर रहा है, ये सारी चीज़ हम उनके कपड़े, उनकी गाड़ी, उनके रहन सहन से ही देख पाते हैं। तो सभ्यता का एक अर्थ ये भी है कि वह मानव समाज का क्या है, दर्पण है। तो ये 4 पॉइंट्स आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जब भी कभी आपको सभ्यता का अर्थ बताना है तो आप कह सकते हैं कि मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्या हैं, ये भौतिक साधन हैं। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सभ्यता का जो संबंध है वो मानव जीवन के भौतिक पक्ष से है। फिर हम क्या बोल सकते हैं कि सभ्यता ही मानव जीवन के भौतिक पक्ष को दर्शाती है, अभिव्यक्त करती है। और फिर हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं कि सभ्यता मानव समाज का दर्पण है, जो हमें बताता है कि जिस समाज में जो लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका स्टेटस क्या है। चलिए, तो ये तो क्या हो गया, एक अर्थ हो गया। ठीक, अब अर्थ के बाद यदि हम परिभाषा की बात करें तो दो नाम लेके आया हूं मैं, एक मैकाइवर एवं पेज और टाइलर। ठीक है, इन्होंने सभ्यता को किस हिसाब से परिभाषित किया है, आप यदि चाहें तो मैकाइवर पेज की परिभाषा याद कर सकते हैं, क्योंकि छोटी भी है और बहुत आसान है। जो हमने अर्थ समझा है, अब अर्थ, किसी भी टॉपिक का अर्थ समझने से एक आसानी ये हो जाती है कि उसकी परिभाषा हमें ध्यान रखने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं जाती। तो मैकाइवर एवं पेज क्या बोल रहे हैं, सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को, ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, उन भौतिक तत्वों को गिना जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा सिंपल सी क्या हो गई कि सभ्यता में उन भौतिक तत्वों को गिना जाता है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे आप कुछ भी ले लो, ठीक, जैसे कार हो गया, ठीक है, कपड़े हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या हो गए, ये ऐसे भौतिक तत्व हैं जो हमारी आवश्यकताओं की क्या कर रहे हैं, पूर्ति कर रहे हैं। ठीक, तो कोशिश करिएगा कि लगभग ऐसे ही वर्ड लिखिएगा, और जब मेंस में आप लिखें और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिख रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड कोशिश करिएगा कि ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिएगा, टाइलर, सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था है जिसमें उच्च श्रेणी के व्यक्तिक एवं सामाजिक संगठन पाए जाते हैं। तो टाइलर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये एक विकसित अवस्था है, मानव जाति की एक विकसित अवस्था है। आप सोचिए कि प्राचीन समाज में जो मानव की स्थिति थी और वर्तमान समाज में जो मानव की स्थिति है, ये सभ्यता ही है जो उसके जीवन में क्या कर रही है, बदलाव कर रही है। तो ये दो परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है, एक मैकाइवर एवं पेज की और एक टाइलर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभ्यता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ठीक, सभ्यता की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, 5 मार्कर में ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको ये की पॉइंट्स याद रखना है कि सभ्यता की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहले सभ्यता मूर्त होती है। सभ्यता मूर्त होती है मतलब जो भी भौतिक वस्तुएं हैं जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं, उन्हें हम देख सकते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो घर हो। ठीक, तो सबसे पहली विशेषता सभ्यता की क्या हो गई कि सभ्यता मूर्त होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। दूसरा, प्रगतिशीलता का गुण, सभ्यता एक ऐसी चीज है जो लगातार व्यक्ति के जीवन को प्रगतिशील बनाती है। ठीक, जैसे आज हमारे पास 2 व्हीलर है, कल हमारे पास 4 व्हीलर है, आज हमारे पास 1 BHK है, कल हमारे पास बंगला है। तो सभ्यता जो होती है वो क्या होती है, प्रगतिशीलता का गुण लिए रहती है। ठीक है, फिर तीसरा, थर्ड है परिवर्तनशील। सभ्यता, ध्यान रखिएगा, बहुत लंबे समय तक स्टिल नहीं रहती, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं पहनावे पे। जो ट्रेंड आज चल रहा है वो 2-3 साल पहले नहीं था, और जो ट्रेंड आज चल रहा है, चाहे बॉयज़ की बात करें या गर्ल्स की बात करें, जो ट्रेंड आज चल रहा है वो आने वाले 2-5 साल में फिर परिवर्तित हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे हम लिविंग स्टैंडर्ड देखें, चाहे हम घरों का इंटीरियर देखें, चाहे घर की डिजाइन देखें, चाहे खरीदने वाली कार देखें, चाहे चलाने वाला मोबाइल देखें, वो हर 2-5 साल में थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो ये परिवर्तनशील भी है। फिर वाह आचरण से संबंधित, सभ्यता जो होती है वो मानव जीवन के वाह आचरण से संबंधित होती है। आप किसी की सभ्यता के आधार पे आप किसी व्यक्ति को ये नहीं बोल सकते कि वो नैतिक है, ईमानदार है, कैसा है, उसके आदर्श क्या है, उसके मूल्य क्या है, क्योंकि ये तो उसके अंदर है। जब आप उसके साथ रहोगे, उसके साथ व्यवहार में रहोगे, तब आप सीख पाओगे कि वो कैसा इंसान है। लेकिन हाँ, सभ्यता व्यक्ति के वाह आचरण से संबंधित, इसका मतलब ये है कि भाई सभ्यता क्या है, जो हम ये पेन पकड़े हैं, जो हम ये लगाए हैं, जो हम ये शर्ट पहने, ये सभ्यता है। तो ये तो कोई भी एक नज़र में देख ले कि भाई इनके पास पेन है, शर्ट है, ये लगाए हैं, तो ये क्या है, वाह आचरण से संबंधित है। आप सभ्यता के आधार पे मानव के आंतरिक पक्ष को झांक नहीं सकते, देख नहीं सकते, जज नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है संचरणशील प्रकृति। संचरणशील प्रकृति का मतलब है कि इसका जो सर्कुलेशन है, इसका जो मूवमेंट है,
वो बहुत तेज है। जो चीज़ यूरोपीय कंट्री में आज चल रही हो सकता है वो कल एशिया कंट्री में हो, जो एशिया कंट्री में हो सकता है वो कल अमेरिकन कंट्री में हो। तो इसमें क्या है, संचरण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। फिर नेक्स्ट, सभ्यता साधन के रूप में है। अब इसको समझिएगा कि दो वर्ड आप सुनते होंगे, एक साध्य और एक साधन। एक साध्य और एक साधन, ठीक है। तो साधन क्या है, अगर हमारे मन में कोई विचार आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे मन में विचार आ रहा है कि अभी हमें संगीत सुनना है, तो ये साध्य है। लेकिन उसकी जो पूर्ति कर दे वो क्या कहलाएगा, साधन। तो जो हमें संगीत सुनना है या हमें संगीत पसंद है, ये हमारी एक प्रकार से संस्कृति है, ये हमारे अंदर का एक मनोभाव है कि हमें भाई संगीत पसंद है। लेकिन उस अभिव्यक्ति को पूर्ति करने के लिए कुछ भौतिक साधनों की जरूरत पड़ेगी, जैसे टेप रिकॉर्डर या कुछ मोबाइल में सुन लें, तो वो क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा ये विचार है कि भाई हम वैष्णो देवी जाएं और माता जी के दर्शन करें, तो भाई हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है, ये हमारी संस्कृति है कि हम रिलीजियस हैं, तो लगभग हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन ये तो एक विचार है ना, तो ये आंतरिक पक्ष से संबंधित है। इस विचार को परिणत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेन या एयरपोर्ट या बाय एयर या बाय रोड या बाय ट्रेन जाना पड़ेगा। तो वो चीज क्या हो जाएंगी, आपकी साधन। तो उसी प्रकार से सभ्यता साधन के रूप में है, ना कि साध्य के रूप में। ध्यान रखें, सभ्यता साध्य नहीं है, केवल साधन है। फिर आवश्यकता पूर्ति के साधन, ये भी एक बहुत प्रमुख विशेषता है सभ्यता की, कि सभ्यता में, जैसे कि मैकाइवर एवं पेज ने स्पष्ट क्या बोल दिया है, कि सभ्यता में उन वस्तुओं को गिना जाता है या उन भौतिक साधनों को गिना जाता है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो एक विशेषता इसकी क्या हो गई, आवश्यकता पूर्ति के साधन भी इसकी एक विशेषता हो गई। चलिए, तो सभ्यता की विशेषताएं भी हमने देखी। अब नेक्स्ट है हमारा सभ्यता। सभ्यता के बाद संस्कृति। सभ्यता का हमने अर्थ पढ़ा, सभ्यता का हमने अर्थ के साथ साथ परिभाषा समझी मैकाइवर पेज एवं टाइलर की, और फिर सभ्यता की हमने क्या देख ली, विशेषताएं, ठीक है। फिर इसके बाद संस्कृति। तो संस्कृति में भी अर्थ और परिभाषा। तो संस्कृति क्या है, पहले आप ये समझिएगा, ठीक। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो दूसरों के प्रति क्या नजरिया रखता है, ठीक, उसकी मनोभाव कैसे है, तो ये सारी चीज क्या आ जाएंगी, संस्कृति कहलाएगी। वो बड़ों का सम्मान कर रहा है कि नहीं, वो सामाजिक नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं, वो सामाजिक आदर्शों के तहत चल रहा है कि नहीं, उसमें नैतिकता है कि नहीं, उसमें ईमानदारी है कि नहीं, ये जितने भी आंतरिक पक्ष से रिलेटेड गुण हैं वो सब क्या कहलाएगी, संस्कृति कहलाएगी, ठीक। तो सबसे पहले देखिएगा कि ये मानव जीवन की विधि है, ठीक। यदि हम संस्कृति को ना अपनाएं तो हम में और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि सब संस्कृति का जो अर्थ है वो सबसे पहले क्या है, मानव जीवन की विधि। हमें अपना जीवन जीने के लिए समाज में रहना पड़ता है, सामाजिक नियमों को मानना पड़ता है, अपने आदर्श, अपने विचारों को और अपने व्यवहार के तरीकों को सुधारना पड़ता है, और उन्हीं सब का समावेश क्या कहलाता है, संस्कृति, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पहली जो आवश्यक विशेष अर्थ हो गया, मानव जीवन की विधि। दूसरा, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों और व्यवहार के तरीकों का समावेश। एक व्यक्ति यदि सामाजिक मूल्यों को मान रहा है, आदर्शों को मान रहा है, समाज में व्यवहार के तरीके, मतलब छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कोई अगर अतिथि आ जाए तो घर में कैसा स्वागत करना है, किसके चरण स्पर्श करना है, ये सारी चीज क्या कहलाएगी, संस्कृति, ठीक। फिर मानव जीवन के रीति रिवाज, कला आदि का समूह। जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, छोटे छोटे त्योहार हैं, बड़े बड़े त्योहार हैं, हम कितने उत्साह से उनको मनाते हैं, ठीक। जो भी हमारे अंदर कलात्मक गुण हैं वो सारी चीज क्या कहलाएगी, संस्कृति। और नेक्स्ट जो अर्थ है, मानव के आंतरिक गुण जैसे नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता आदि, ये भी संस्कृति का एक पार्ट है। तो यदि संस्कृति के अर्थ को हम समझना चाहें कि भाई संस्कृति क्या है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मानव जीवन की विधि है। यदि आपको मानव जीवन अच्छे से जीना है तो समाज में प्रचलित कुछ व्यवहार, कुछ नियम, कुछ आदर्श, कुछ मूल्यों को मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा समाज में, परिवार में जो रीति रिवाज हैं उनको भी हमें ध्यान देखना है, जो कलाएं हैं उनको भी हमें, जैसे मान लीजिएगा कि एक कुम्हार जो क्या बनाता है, घड़ा बनाता है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी इस कला को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करेगा,
और परिवार उनका ये बोलेगा कि ये तो हमारी पैतृक संस्कृति है, हमारे दादा परदादा क्या बनाते रहे, घड़ा बनाते रहे, तो उनसे हमने सीखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कला भी संस्कृति का क्या है, एक समूह का एक पार्ट है। और मानव जीवन के आंतरिक गुण जैसे नैतिकता, प्रेम, सहिष्णुता, ये सारी चीज मिलके क्या बनती है, कला बनती है। ठीक, अब सॉरी संस्कृति बनती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए मानव है और इसके हम दो पक्ष मान के चलते हैं, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। ठीक, एक आंतरिक पक्ष और एक बाह्य पक्ष। इसको हमने क्या बोल दिया, सभ्यता, और इसको हमने क्या कह दिया, संस्कृति। ठीक, अब आंतरिक जीवन का मतलब क्या है, आंतरिक जीवन का मतलब क्या है कि व्यक्ति के गुण, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, व्यक्ति के आदर्श, व्यक्ति के मूल्य, व्यक्ति के रीति रिवाज, ये सारे, और इन जैसे न जाने और कितने, ये सारे लोग मिलके क्या बनाते हैं, व्यक्ति के आंतरिक पक्ष को दर्शाते हैं। दैट्स मीन कि ये क्या है, संस्कृति है। बाह्य पक्ष क्या होता है, बाह्य पक्ष मतलब जिसमें हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यदि हमें भूख लगी है और हमने पराठा बना के खा लिया, तो पराठा बना के खाने में आपको बहुत सारे भौतिक साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, जैसे सबसे पहले आटा, फिर गैस सिलेंडर या स्टोव, फिर तवा, फिर तेल, इन सब चीज़ों से मिलके आप क्या कर रहे हो, अपनी जो आपकी आवश्यकता है, उस समय आपकी आवश्यकता क्या थी, भूख लग रही है आपको, तो भूख मिटाना थी। तो जो भी वाह पक्ष है, जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो क्या कहता है, सभ्यता कहती है। ठीक, जैसे खाना हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, ठीक है, घर हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति का क्या आदर्श है, वो दिखेगा नहीं हमें, वो प्रैक्टिकली सिर्फ समझ में आएगा। तो ये तो दिख नहीं रहा है, ये चीज़ें दिख रही हैं तो ये मूर्त हैं, इनको हम छू सकते हैं, और ये दिख नहीं रही हैं तो ये अमूर्त हैं, इनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक, क्लियर है ये। तो सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति के अंदर है, मन में है, दिल में है, जो विचार है, जो वो सोचता है, जो वो रीति रिवाज मानता है, जो आदर्श मानता है, जो व्यवहार के तरीकों को मानता है, वो क्या कहलाएगी, संस्कृति। ठीक, और मानव अपनी विभिन्न जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन जिन भौतिक साधनों का सहारा लेता है, वो क्या हो जाएगी, सभ्यता हो जाएगी। चलिए, तो इसके आगे हम देख लेते हैं परिभाषा। संस्कृति की परिभाषा में आपको हर्शकोविट्ज की परिभाषा याद रखना है। हर्शकोविट्ज ने सिर्फ इतना बोला है कि संस्कृति पर्यावरण द्वारा निर्मित क्या है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो ये संस्कृति है। फिर सेकेंड, बोगार्ट्स क्या बोल रहे हैं, बोगार्ट्स की परिभाषा भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के तरीकों की संपूर्णता, विचार करने की तरीकों की संपूर्णता क्या कहलाती है, का नाम ही संस्कृति है। ध्यान रखिएगा, बोगार्ट्स कह रहे हैं कि किसी समूह के कार्य करने और विचार करने के तरीकों की संपूर्णता, उस समूह में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, उसकी संपूर्णता ही क्या कहलाती है, संस्कृति है। क्लियर है ये चीज, ये दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब संस्कृति की हम विशेषताएं देख लें। ठीक, तो जैसे सभ्यता की विशेषता में हमने देखा था कि वह वाह पक्ष से संबंधित है, तो संस्कृति की एक विशेषता क्या आ जाएगी कि ये आंतरिक जीवन से संबंधित है। फिर दूसरा, अर्जित की जाती है। ठीक, अर्जित की जाती है मतलब ये कमाई जाती है। ठीक है, सोशियोलॉजी में अगर आपने दो शब्द पढ़े होंगे, एक प्रदत्त और एक अर्जित। ठीक, एक प्रदत्त और एक अर्जित। प्रदत्त का मतलब ये है जो वंशानुगत हमें मिल रही है, और अर्जित का मतलब ये है जो हम मेहनत करके सीख रहे हैं। हालांकि संस्कृति भी वो पार्ट है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित के रूप में मिलती है। लेकिन आप गौर करिएगा कि जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण जो है ना वो एक उपाधि है जो प्रदत्त है। प्रदत्त है का मतलब क्या कि ब्राह्मण का बेटा भले ही कैसे भी कर्म करे, भले ही वो पंडिताई ना सीखे, लेकिन वो उससे क्या कहलाएगा, ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन यदि हम ब्राह्मण की संस्कृति की बात करें कि वो पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उनको बहुत ज्ञान है, और वो चीज़ यदि उसके बेटे को भी सीखना है, क्योंकि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है,
तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित का मतलब ये नहीं कि मान लीजिए एक संस्कृति है, कोई एक गुण है, इसको 10-20 साल फादर ने चलाया और फिर उसके बाद अंत में किसको दे दिया, बेटे को। ऐसा नहीं होगा, ठीक। संस्कृति को अर्जित किया जाएगा। चाहे कुम्हार का बेटा भी है ना, तो वो घड़ा बनाना शुरू से ही सीखेगा, तब कहीं जाके वो अपनी जो पैतृक वो है संस्कृति अपने साथ आत्मसात कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संस्कृति को अर्जित किया जाता है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, ठीक है। दादा से पापा, पापा से बेटा, फिर बेटा से उसके बेटा, ये हस्तांतरित होती है। फिर जो संस्कृति की उत्पत्ति है और जो विकास है और जो संचार है वो समाज से संबंधित है। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा अच्छा सोचना, अच्छा व्यवहार करना उस व्यक्ति के समाज की संस्कृति नहीं हो सकती। जब तक समाज के अधिकांश व्यक्ति वैसी सोच न रखें, वैसे व्यवहार के तरीके न रखें, वैसे रीति रिवाज न रखें, तो हम उस समाज की संस्कृति को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि एक समाज में 1000 व्यक्ति रहते हैं और उस 1000 व्यक्ति में 999 व्यक्ति अच्छे भाव नहीं रखते, अच्छे आचार विचार नहीं रखते, केवल एक व्यक्ति है जो बिल्कुल हरिश्चंद्र जैसे व्यवहार करता है, सच बोलता है, तो हम उस एक व्यक्ति से संबंधित नहीं कर सकते संस्कृति को, ठीक। संस्कृति, ध्यान रखिएगा, समाज से संबंधित है। संस्कृति का जो संचार है वो भी समाज से होगा, उसका जो विकास है वो भी समाज में ही होगा, और उसकी जो उत्पत्ति है वो भी समाज में ही होगी। मतलब कहना चाहिए ये व्यक्तिगत ना हो के क्या है, सामूहिक है। फिर जन्मजात गुण नहीं, ठीक। संस्कृति में जन्मजात गुण नहीं है। जन्मजात गुण का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कोई प्रास्थिति, यदि सोशलॉजी के वर्ड की बात करें तो एक और वर्ड होती है प्रास्थिति, ठीक है। तो जैसे प्रास्थिति जो होती है वो जन्मजात हो जाती है, पंडित का बेटा पंडित, ब्राह्मण, ये सारी चीज, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, ये लेकिन जन्मजात गुण नहीं है, इसको सीखा जाता है। जब तक यदि हम अपने माँ बाप और दादा दादियों के गुण नहीं सीखेंगे, उनके आचार विचार नहीं सीखेंगे, तो हम अपने परिवार की संस्कृति सीख ही नहीं पाएंगे। तो ये जन्मजात गुण नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अगली विशेषता जो है, हम संस्कृति में उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं रीति रिवाजों को, उन्हीं आदर्शों को शामिल कर सकते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हैं, ठीक है। आप देखिए, जैसे शराब पीना, ये भी एक गुण है, ठीक है, लेकिन ये समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो हम उसको अच्छी संस्कृति नहीं मानते। जैसे बड़ों का सम्मान करना, ये भी एक गुण है और ये समाज के अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत है, इसलिए वो एक आदर्श के रूप में है, एक सामाजिक मूल्य के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा कि इसकी एक विशेषता क्या है, समाज द्वारा स्वीकृत, और फिर एक विशेषता क्या है, व्यक्तित्व विकास में संस्कृति सहायक होती है, ठीक। यदि एक व्यक्ति ने बचपन से ही अच्छी संस्कृतियों का अनुसरण किया है, अच्छी संस्कृतियों को सीखा है, तो निश्चित रूप से बड़ा होकर वो एक अच्छे व्यक्तित्व का धनी होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब संस्कृति के प्रकार की यदि हम बात कर लें तो मुख्य रूप से संस्कृति को हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक क्या है भौतिक संस्कृति और एक क्या है अभौतिक संस्कृति। तो यदि हम बात करें कि भौतिक संस्कृति क्या है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक संस्कृति ही क्या है, सभ्यता। भौतिक संस्कृति ही क्या है, सभ्यता। ध्यान से अब देखें, उन सभी भौतिक और मूर्त वस्तुओं का समावेश, ध्यान रखिएगा, भौतिक और मूर्त वस्तुओं का समावेश जो मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनी है, क्या कहलाती है, भौतिक संस्कृति, ठीक। जैसे हमारा पहनावा, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, हमारी भौतिक संस्कृति, और हमारा नजरिया या हमारे विचार वो क्या हो जाएंगे हमारे लिए अभौतिक संस्कृति, क्योंकि वो आंतरिक पक्ष से हैं, वो दिखेंगे नहीं, ठीक। तो यह ध्यान रखना है, उन सभी भौतिक तथा मूर्त वस्तुओं का समावेश जो मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनी है, भौतिक संस्कृति कहलाती हैं। जैसे कार, कपड़े, भवन, कंप्यूटर आदि, ये सब क्या कहलाएंगे, भौतिक संस्कृति। और इन्हीं को हमने काउंट क्या किया था अभी, सभ्यता में, और हमने यहाँ लिखा भी है कि भौतिक संस्कृति ही क्या है, सभ्यता है। फिर आगे देखते हैं भौतिक संस्कृति की विशेषताएं, तो लगभग वही विशेषताएं भौतिक संस्कृति की भी होंगी जो सभ्यता की हैं, कि मूर्त होती है, ठीक है, दिखती हैं, छू सकते हैं, निरंतर वृद्धि एवं बदलाव, नित्य नए नए हम देख रहे हैं कि भौतिक साधन आ रहे हैं और भौतिक साधनों में बदलाव भी बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, मतलब जो चीज 2-5 साल 10 साल पहले ट्रेंड में थी वो अब नहीं है, ठीक है। फिर शीघ्र परिवर्तन, बहुत जल्दी बदल जाती है, ठीक, भौतिक साधन जो है वो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, ठीक। जैसे आप देखें कि
आप बोलेंगे कि सर ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे बहुत पहले आप देखते होंगे कि व्यक्ति घर से रोटी और मतलब एक टिफिन लेके चलता था कि भाई रास्ते में कहीं भूख लगेगी तो खा लेंगे। आज वो जगह किसने ले ली है? डोमिनोज, पिज्जा, बर्गर, इन सब ने ले लिया। तो बदलाव बहुत जल्दी होता है, शीघ्र परिवर्तनशील। ठीक, फिर माप संभव है। माप संभव का मतलब ये है कि हम भौतिक वस्तुओं को माप सकते हैं कि आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितनी कार हैं, आपके पास कौन सी घड़ियों का कलेक्शन है, इनकी माप संभव है। तो इसको भौतिक संस्कृति को हम माप सकते हैं। ठीक, फिर उपयोगिता और लाभ का मूल्यांकन संभव। कौन सी भौतिक वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी भौतिक वस्तु से हमें लाभ हो रहा है, इसका माप करना संभव है। ठीक, हमारे लिए जो भौतिक वस्तु उपयोगी है वही हम रखेंगे, जिससे हमें लाभ मिल रहा है वही हम रखेंगे। तो भौतिक संस्कृतियों में सभी अमूर्त वस्तुएं आएंगी। ठीक है, सभी भौतिक साधन आएंगे, तो उनकी उपयोगिता कर पाना और उनके लाभ का मूल्यांकन संभव न। ठीक, फिर बिना परिवर्तन ग्रहणशील नहीं है। हाँ भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना परिवर्तन ग्रहणशील नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ट्रेंड बदलेगा, ठीक, जैसे हम मोबाइल की ही बात करें, पहले 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया। अब आज की डेट में यदि कोई मोबाइल परचेस करने जाएगा तो क्या वो 4G लेगा या 3G लेगा? वो 5G ही लेगा। ठीक, कोई भी चीज़, शर्ट की बात कर लें, गॉगल की बात कर लें, ठीक, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं इसकी भी बात कर लें। ठीक, पहले जूम में पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसका एक एडवांस परिवर्तित रूप क्या आ गया भौतिक वस्तु का? डिजिटल बोर्ड। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बिना परिवर्तन ग्रहणशील नहीं होती भौतिक संस्कृति। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अभौतिक संस्कृति क्या है? तो अभौतिक संस्कृति ही एक्चुअल में क्या है? संस्कृति है, जो दिखाई नहीं दे सकती, जो व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित है। ठीक, उन सभी आदर्शों और मूल्यों का समावेश जो मानव जीवन के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, अभौतिक संस्कृति कहलाती है। ठीक, अब इसमें जैसे व्यवहार के तरीके, ठीक, व्यवहार के तरीके, ठीक है, व्यवहार के तरीके के बाद रीति रिवाज, है ना, रीति रिवाज, ठीक है, फिर सामाजिक मूल्य, ठीक है, सामाजिक मूल्यों की बात करें, ठीक है, नैतिकता की बात करें, ये सारी चीज क्या कहलाएगी? अभौतिक संस्कृति कहलाएगी सारी चीज। ठीक है, अब अभौतिक संस्कृति की भी विशेषताएं देख लें। ये अमूर्त होती हैं, जैसे संस्कृति में हमने देखा था कि वो अमूर्त होती, तो ये भी अमूर्त होती हैं। फिर माप करना कठिन है, किसी के विचारों को, किसी के व्यवहार के तरीकों को, किसी की अच्छाई को, किसी के सामाजिक मूल्यों को, किसी के रीति रिवाज को हम माप नहीं सकते। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, माप करना कठिन है और जटिल प्रवृत्ति है। इंसान के अंदर आंतरिक गुणों में क्या चल रहा है, कितने गुणों का समावेश है, ये बहुत जटिल प्रवृत्ति रहती है अभौतिक संस्कृति की, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर धीमा परिवर्तन, जो विचार हैं, व्यवहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, आदर्श हैं, ऐसा नहीं कि परिवर्तनशील नहीं है, पर सभ्यता की तुलना में, या यहाँ हम बात करें अभौतिक संस्कृति, तो भौतिक संस्कृति की तुलना में अभौतिक संस्कृति में बहुत धीमा परिवर्तन होता है, जो शायद 20 साल 25 साल में दिखे या 50 साल में दिखे, परिवर्तित लेकिन होता है पर धीमा परिवर्तन। ठीक, और फिर नेक्स्ट क्या है इसमें? सीखी जाती है। नेक्स्ट क्या है कि भौतिक संस्कृति जो है वो अभौतिक संस्कृति जो है वो क्या होती है? सीखी जाती है। अगर हम सीख नहीं रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हस्तांतरण है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये अभौतिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर में। ठीक, ध्यान रखिएगा, 5 मार्कर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 मार्कर में भी बन सकता है कि सभ्यता और संस्कृति में 3 प्रमुख अंतर लिखिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, हमने टेबल में बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप इसका सेंटेंस बना लीजिएगा। जैसे सभ्यता मूर्त, तो हमें क्या लिखना है कि सभ्यता मूर्त होती है, हमने केवल मूर्त लिख दिया। ठीक, संस्कृति में हमने लिख दिया अमूर्त, मतलब संस्कृति अमूर्त होती है, किसी के विचारों को, किसी के भाव को, किसी के रीति रिवाजों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो उसके अंदर है, आंतरिक पक्ष से संबंधित। ठीक, फिर सभ्यता एक साधन है जबकि संस्कृति एक साध्य है। ठीक, एक दूसरा अंतर ये हुआ। फिर तीसरा, सभ्यता मानव जीवन के बाह्य पक्ष से संबंधित है जबकि संस्कृति मानव जीवन के आंतरिक पक्ष से संबंधित है। फिर नेक्स्ट, माप संभव है, सभ्यता में क्या है? माप संभव है, यहाँ माप असंभव है। फिर
बिना प्रयास के संचरण, मतलब इसके संचरण में ना कोई प्रयास नहीं करना है, लोग खुद ब खुद फैशन को एडॉप्ट करेंगे, भौतिक साधनों को एडॉप्ट करेंगे। और यहाँ बिना प्रयास के संचरण नहीं, मतलब जब तक आप संस्कृति को सीखोगे नहीं तो उसको सर्कुलेट कैसे करोगे पीढ़ी दर पीढ़ी। तो बिना प्रयास के संस्कृति संचरण नहीं है संस्कृति का। जबकि सभ्यता एक ऐसी वो है जो बिना प्रयास के संचरण होती है। आज ये पेन यहाँ चल रहा है, फिर ये पेन इंडिया से बाहर जाएगा, फिर यूरोपियन कंट्री में, फिर अमेरिकन कंट्री में, फिर अफ्रीकन कंट्री में। ऑटोमेटिक वो आवश्यकता उनको लगेगी और वो संचरण बिना प्रयास के होता रहेगा। ठीक, फिर सभ्यता नाशवान है। इसका मतलब ये है कि जो आज ट्रेंड में है, जो सभ्यता है, वो आने वाले 10-20 साल में नष्ट हो जाएगी और उसकी जगह कोई दूसरी सभ्यता लेगी, मतलब दूसरे भौतिक साधन लेंगे। जबकि संस्कृति भी नष्ट होती है लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन संस्कृति है जिसकी आज भी कुछ विशेषताएं हम आज भी अनुसरण करते हैं। जबकि आज से 2000 साल पहले की यदि हम बात करें, उस समय जो भौतिक साधन होते थे वो पूर्णतः नष्ट हो गए, उनके जगह अब एडवांस साधन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध हो गए हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ एक सेक्शन और आप बना सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बनाया, एक सेक्शन और बना सकते हैं कि एक उदाहरण दे सकते हैं कि सभ्यता में ये शामिल हैं। ठीक, कंप्यूटर, टेबल, घर, कार। और यहाँ भी दे सकते हैं कि संस्कृति में आचार, विचार, मूल्य, आदर्श, रीति रिवाजों का शामिल किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से ये 5 मार्कर की डिमांड को पूरा कर देगा। ये आपके ऊपर है कि आप उसको टेबल फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि कंजक्शन फॉर्मेट में। कंजक्शन फॉर्मेट का मतलब क्या है कि जैसे आप कंजक्शन फॉर्मेट में इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कि सभ्यता मूर्त होती है जबकि संस्कृति अमूर्त होती है। सभ्यता की माप संभव है जबकि संस्कृति की माप संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अब इसको। ये कुछ अवधारणाएं हैं जो हमने की पॉइंट्स में डाली थी। सबसे पहले सांस्कृतिक विलंबना, इसका जो प्रतिपादन है वो डब्ल्यू.सी. आगवर ने, इनकी एक पुस्तक है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। ठीक, उसमें इनने ये अवधारणा दी थी कि सांस्कृतिक विलंबना क्या है। कई बार हम देखते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि भौतिक संस्कृति, जैसे आज भी हम देखें, हमारे सोच, विचार, व्यवहार के तरीके भी आज साथ साथ चल रहे हैं और हमारे साथ जो हमारा पहनावा है, जो हमारा खान पान है, रहन सहन है, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो आगवन का ये मानना था कि कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है जब भौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और अभौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है, या इसी को जस्ट अपोजिट कर दें कि अभौतिक संस्कृति आगे निकल जाती है और भौतिक संस्कृति पीछे छूट जाती है। तो आगवन महोदय का ये मानना है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में से यदि कोई एक संस्कृति आगे निकल जाए और एक संस्कृति पीछे रह जाए तो इसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक विलंबना। देखिए इसमें, इस अवधारणा के तहत जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाए या अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से आगे बढ़ जाए तो सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, अर्थात भौतिक संस्कृति व अभौतिक संस्कृति में से किसी एक का आगे बढ़ जाना और किसी एक का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक विलंबना है। बस आपको यहां से यहां तक नोट कर लेना है, यदि 3 मार्कर में ये आता है। ठीक, 3 मार्कर में ये आता है तो आपको सांस्कृतिक विलंबना में बस ये चीज लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे अगली अवधारणा देखते हैं। सभ्यता का टकराव, ये आया था, ठीक है, आपके मेंस में आ गया है, प्रीवियस पेपर में आप देखिएगा। सभ्यता का टकराव, इसका जो प्रतिपादन किया था वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने, जो अमेरिका थे। सभ्यता का टकराव का मतलब ये है कि इन महोदय का ये मानना है कि भविष्य में जो युद्ध होंगे वो देशों के बीच नहीं होंगे बल्कि संस्कृति या सभ्यता के बीच होंगे। इसी को इन्होंने क्या बोला है, सभ्यता का टकराव। ठीक है, भविष्य में युद्ध देशों के मध्य नहीं बल्कि संस्कृतियों या सभ्यता के मध्य होंगे, ये मानना है किनका, सैमुअल पी हंटिंगटन का। और इसी को इन्होंने क्या बोल दिया, सभ्यता का टकराव। फिर नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृतिकरण। ठीक, इसका जो प्रतिपादन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। ठीक, ये इन्होंने कुछ समाजों का अध्ययन करके ये पाया है कि भाई जब भी समाज में अपनी परिस्थिति ऊपर उठाने के लिए निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों की संस्कृति का अनुसरण होने लगता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण। ठीक, अर्थात जब निम्न जाति अपनी संस्कृति को त्याग कर उच्च जाति की संस्कृति को अपनाने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संस्कृतिकरण। देखिए इसमें, जब निम्न जातियों द्वारा अपनी संस्कृति को त्याग कर उच्च जाति की संस्कृति का अनुसरण किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है, संस्कृतिकरण। ठीक है, अब प्रैक्टिकली रूप से भी आप देखोगे
कि जो बहुत सारे आज भारतीय समाज में ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी सालों से अत्याचार हो रहा है उन पे, या शोषित हो उन पे, शोषण हो रहा है, तो वो भी ये चाहते हैं कि समाज में उनकी परिस्थिति किसी भी तरीके से ऊपर उठे, ठीक। और इस ऊपर, और अब फिर वो देखते हैं कि भाई समाज में जो उच्च परिस्थिति है उनकी संस्कृति क्या है, क्यों ना हम उनकी संस्कृति का अनुसरण करें और हम भी उनके जैसे हो जाएं, ठीक। और ये प्रैक्टिकली आप देखो, मैं यहाँ बोल नहीं रहा हूँ, पर आप समझो ये चीज़ हो रही है प्रैक्टिकली। जो निम्न जाति थी, जो इतने सालों से अत्याचार सह रही थी, शोषित हो रही थी, आज आप देखें तो वो सात्विक जीवन की ओर, आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका झुकाव ज़्यादा है। जबकि जो उच्च जाति हैं, जिन्होंने इतने वर्षों से इसी आधार पर राज किया है इन पे, उनमें जबकि सात्विक जीवन जो है या आध्यात्मिक जीवन जो है उसमें कमी आ रही, तो उसकी भी एक कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको विसंस्कृतिकरण करेंगे। संस्कृतिकरण का सिंपल सा अर्थ ये लगाना है कि जब निम्न जाति अपनी संस्कृति त्याग कर उच्च जाति की संस्कृति का अनुसरण करे तो उसको क्या बोलेंगे, संस्कृतिकरण। ये प्रतिपादन किसने किया है इस अवधारणा का, M.N. श्रीनिवास ने, ठीक। फिर विसंस्कृतिकरण, संस्कृतिकरण हो गया ये, ठीक है। फिर विसंस्कृतिकरण, ये सब 3 मार्कर के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, 3 मार्कर के हिसाब से आपको ये देना है, ठीक है। विसंस्कृतिकरण क्या होता है कि जब उच्च जातियां अपनी संस्कृति त्याग कर निम्न जाति की संस्कृति का अनुसरण करने लगे तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, विसंस्कृतिकरण, ठीक। अब ये भी संभव है और ये भी आपने प्रैक्टिकली देखा है। आजकल बहुत सारे मतलब किसी पे मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली मैंने भारतीय समाज में ये देखा है कि आजकल बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं वो सुबह बहुत लेट उठ रहे हैं, ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ना कुछ। जो उनका पैतृक कार्यशैली थी उससे वो बिल्कुल दूर हो गए, यहाँ तक कि वो मांस मदिरा का भी सेवन करने लगे। तो क्या हो रहा है कि जब उच्च जाति अपनी संस्कृति छोड़ के निम्न जाति की संस्कृति अपनाए तो उसको क्या बोल रहे हैं, विसंस्कृतिकरण। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तीनों अवधारणाएं आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट, संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा थी, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा। इससे क्या क्या 3 मार्कर बन सकते हैं, क्या क्या 5 मार्कर बन सकते हैं, क्या क्या 11 मार्कर बन सकते हैं, अब हम उन पे विचार करेंगे। जैसे सबसे पहले सभ्यता से आप क्या समझते हैं, ठीक। जो भी वीडियो अगर स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा या पहले पढ़ा होगा कि सभ्यता से आप क्या समझेंगे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि यदि हमें किसी की परिभाषा याद है और क्वेश्चन ऐसा है कि सभ्यता से आप क्या समझते हैं, मैं कई बार एवं पेज का नाम हटा दो, ठीक, और क्या लिख दो, उन सभी भौतिक वस्तुओं का समावेश जो मानव जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहायक हैं, सभ्यता कहलाती है, ठीक हो गया। ये संस्कृति को परिभाषित कर दिए, संस्कृति में भी हम लिख सकते हैं कि उन अभौतिक या मानव जीवन के आचार व्यवहार के तरीकों का जो समावेश होता है उसको संस्कृति कहते हैं। सांस्कृतिक विडंबना, अभी हमने यहाँ पे टिक भी लगा दिया था कि जब भौतिक और अभौतिक संस्कृतियों में से कोई एक आगे बढ़ जाए और कोई एक पीछे हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, सांस्कृतिक सम्मेलन। सभ्यता की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक। सभ्यता की 3 विशेषताएं बताइए भाई। माप संभव है, ठीक है, माप संभव है, साधन है, ठीक, और मूर्त है। बस जो वहां आ जाए तुरंत लिख के आगे बढ़ जाओ। फिर नेक्स्ट 5 अंक में हम देखें कि संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो बिल्कुल ये आप बता दोगे, संस्कृति को समझा दोगे। प्रमुख विशेषता में अमूर्त है, माप संभव नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, संपूर्णतः नष्ट नहीं होती। सभ्यता और संस्कृति के बीच प्रमुख अंतर क्या है, जो अभी टेबल अपन ने देखा वो। सभ्यता को समझाते हुए इसकी विशेषताएं, ठीक, ये भी लिख दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट 11 अंक, सभ्यता और संस्कृति का विस्तार से समझाइए, ठीक। सभ्यता और संस्कृति को विस्तार से समझाइए का मतलब क्या है, इस क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में आपकी अप्रोच अर्थ परिभाषा, विशेषताएं, और अगर आपकी लेखन शैली अच्छी है तो आप इसमें अंतर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सभ्यता और संस्कृति को विस्तार से समझाना है तो दोनों को एक दूसरे से रिलेट भी करना है और सेपरेट सेपरेट भी समझाना है, सेपरेट सेपरेट अर्थ समझाना है, सेपरेट सेपरेट विशेषताएं समझाना है, तो उनके मध्य क्या संबंध है वो समझाना है, क्या अंतर है वो समझाना है। फिर नेक्स्ट सभ्यता और संस्कृति के मध्य अंतर, इसमें केवल अंतर बताना है आपको, ठीक। एक पैराग्राफ आपने लिया, सभ्यता के बारे में समझा दिया, एक पैराग्राफ आपने लिए संस्कृति के बारे में समझा दिया, दूसरा पेज में आपने क्या ले लिया, अंतर, ठीक। तो यहाँ पॉइंट बना के समझा दो, टेबल ना समझा के क्या बना दो, पॉइंट बना के। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो 200 वर्ड्स की अप्रोच है वो भी पूरी हो जाएगी, वो पेज भी आपका खाली नहीं छूटेगा और आंसर की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, ठीक।
चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। अब कल इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।